वेलकम टू द चैनल, इट्स मी सिमरत जहानी। तो भाई आप पढ़ने वाले हैं हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये बहुत सारे बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये क्या होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझो। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक अकाउंट होता है, एक खाता होता है दैट रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, पैसे का लेन देन बिटवीन आवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया और हम सब इंडिया के रहने वाले लोगों का, हमारी गवर्नमेंट का जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ, पैसे का लेन देन हुआ बाहर की दुनिया के साथ, चाहे वो अमेरिका के साथ कराओ, चाहे वो रशिया के साथ कराओ, चाहे वो हमने जो है दुबई के साथ कराओ, जो भी पैसों का लेन देन हमने उनके साथ करा, हमने कोई गुड्स खरीदे, कोई सर्विसेज खरीदी, कोई गुड्स बेचे उन्हें, कोई सर्विसेज बेची उन्हें, उन्होंने हमें कोई गिफ्ट दिया, हमने उन्हें कोई गिफ्ट दिया, उन्होंने हमें डोनेशन दी, हमने उन्हें डोनेशन दी, उन्होंने हमारे यहाँ की कंपनी खोली, हमने उनके यहाँ की कंपनी खोली, उन्होंने हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करी, हमने उनके यहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करी, उन्होंने हमारे से कुछ लोन लिया, हमने उन्हें लोन दिया। कुछ भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हो रहा है, उसको लिखित में जो हम खाता बनाते हैं, जो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपके फादर मदर, उनका भी अकाउंट होगा बैंक के अंदर, आपका भी हो सकता है, नाउ यू आर एडल्ट्स, तो आपका भी बैंक में अकाउंट हो सकता है, ठीक है, पता है ना अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर, सेविंग्स अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, ठीक है, तो वही सब आज आप अलग होता है, बीओपी का अकाउंट थोड़ा डिफरेंट होते हैं, बीओपी के अकाउंट जो होते हैं, बट आप जानोगे अकाउंट में क्या है, सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे जाते हैं ना अकाउंट्स के अंदर। तो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सा अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब तुम्हें क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो अकाउंट है जो हमारे इंडिया के और इंडिया के सिटीजन्स के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बिटवीन हमारा पूरी की पूरी दुनिया। तो पूरी की पूरी दुनिया को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, या फिर आप इसको इज अ सिस्टमैटिक अकाउंट भी लिख सकते हो, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। द पीरियड इज यूजुअली 1 फिस्कल ईयर ऑफ फाइनेंशियल। और कौन बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम एक साल की बात करते हैं, ठीक है, अगले साल का नया बैलेंस ऑफ पेमेंट पड़ेगा। एंड आई टोल्ड यू इकोनॉमिक्स का न्यू ईयर कब बनता है, इकोनॉमिक्स का फिस्कल ईयर कब स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक्स का न्यू ईयर कौन सी डेट से स्टार्ट होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बीओपी ऑफ अ कंट्री, या फिर एक और डेफिनेशन देख लो, इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ द कंट्री विद ROW, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एक और नाम देख लो इसका, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। कौन, मैं, तुम, नॉर्मल रेजिडेंट्स याद है ना, नेशनल इनकम में पढ़ाया था। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब जिनका 1 साल से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री के अंदर ही है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो बीओपी रिकॉर्ड्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करेंगे तो तब फॉरेन एक्सचेंज में डील होता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या, ये डॉलर, येन्स, पाउंड्स, ये दूसरे देशों की करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अगर आप डॉलर में कमा रहे हैं तो आप फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। अगर आप जापान में कोई नूडल्स भेजते हैं बढ़िया से और जापानी तुम्हारे को अपनी करेंसी भेज रहे हैं तो तुम फॉरेन एक्सचेंज करा रहे हो। अगर तुम चाइना कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो चाइना तुम्हें क्या है, चाइना की करेंसी वो तुम्हें भिजवा रहे हैं, पेमेंट वो तुम्हें कर रहे हैं, तो तुम क्या कमा रहे हो, तुम फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हो। तुम इंडिया में हो, इंडिया में कुछ बेच रहे हो, तुम अपनी करेंसी, तुम रुपीज़ कमा रहे हो। बट जब हम बाहर के देश को कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट होती है। और अगर हमें इंपोर्ट भी कराना है, तुम अपने लिए कुछ बहुत बढ़िया डिज़ाइनर, भैया वो काइली का वो मंगा रही हो अपने लिए, मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें, रेयर ब्यूटी के ब्लशेस आ रहे हैं तुम्हारे, और वो रोज रोड की लिप बाम मंगा रहे हो, ठीक है, ये मेरे भाई सारे के सारे बढ़िया बढ़िया बाहर के देशों के ब्रांड के तुम भी कोई चीज़ अपनी मंगा रहे हो, ठीक है, जिसका यहाँ आउटलेट नहीं हो, ऐसा हो इंडिया में आउटलेट नहीं है भैया, बाहर से ही कोई इंपोर्ट करके मंगानी होगी। काफ़ी के तो खुल भी गए हैं आजकल, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर लो, जिसके खुल नहीं है यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर उसका प्रोडक्ट, तुम्हें इंपोर्ट कराना पड़े तो तुम फॉरेन एक्सचेंज में पे कर रहे हो, तुम्हें डॉलर में पे करना होगा या जो भी वो कंट्री झांकी होगी उसमें पे करना होगा आपको, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज में डील होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। तो बैलेंस ऑफ पे एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट पूरे साल का देख रहे हैं ना, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना हमने नेशनल इनकम में, स्टॉक कॉन्सेप्ट, रुका हुआ कॉन्सेप्ट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्लो कॉन्सेप्ट है, हम पूरे साल का देखते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस,
ठीक है। ये कैसे बनाया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम पे ये बनाया जाता है। ऑल द इनफ्लोज, जो भी पैसा आता है हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, वेयर एज ऑल द आउटफ्लोज, जो भी पैसा बाहर जाता है हम उसको इसमें डेबिट साइड पे लिखते हैं। ये सब आगे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, तो एक बार कंपोनेंट्स में आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले आता है विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सबसे पहली चीज आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। फर्स्ट कंपोनेंट इज विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। विजिबल मतलब होता है गुड्स का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सपोज करो मेरे को पता चला है कि भाई वो है दुबई में आईफोन बड़ा सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, मेरे को कहीं से पता चल गया, और मेरी चाची रहती हैं वहाँ पे, तो मैंने उनसे मंगवा लिया कि उनसे इंपोर्ट करवा लिया, आ रही होगी तो मेरे लिए खरीद लाना। तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, कोई बाहर की कोई ब्रांड है, दुबई में कोई बहुत बढ़िया ब्रांड है, वो कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें बना रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मुझे वो मिल जाए, तो मैंने वो इंपोर्ट कराई वहाँ से अपने लिए, तो वो क्या होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक, आप समझ लो वो कोई ऑर्गेनिक फूड है, वो ऑर्गेनिक फूड मेरे पास में आ गया, तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट गुड दिख रहा है मेरे पास, आ गया, चीज़ आ गई। ठीक है भैया, फूड है, ये कैन में है, मैं खोल के खा लूँगी इसको, इंपोर्टेड फूड हो गया। ठीक है, कहा भैया मैंने कोरिया, साउथ कोरिया से अपने लिए बहुत इंपोर्टेड वो मंगाया, मेकअप मंगाया मैंने अपने लिए, बढ़िया मेकअप है वहाँ का। ठीक है, वो मैंने साउथ कोरिया से इंपोर्ट करवाया अपने लिए, तो फिर वो क्या आ जाएगा, गुड आ गया मेरे पास में। ठीक है भाई, ये गुड है, ये बढ़िया है। ठीक है, ये परफ्यूम मंगाया मैंने अपने लिए, सोचो, तो मुझे दिख रहा है पर्टिकुलर गुड आ गया है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, सबसे पहली चीज़ आती है हमारे बीओपी के अंदर विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्टेड गुड्स। जो गुड्स है, ठीक है, आपने सामान मंगाया और आपको दिखाई दे रहा है वो आपके हाथ के अंदर, आपने जो भी चीज़ मंगाई है। ठीक है, अब ये इंपोर्ट भी हो सकता है। सपोज करो मेरी वो जो केचप की फर्म मैंने खोली है, एक मैंने वो नेशनल इनकम चैप्टर में एक फैक्ट्री खोली थी केचप की। ठीक है, तो मेरी केचप की फैक्ट्री बहुत वर्ल्ड फेमस हो गया मेरा केचप का ब्रांड, तो बाहर के देश से ऑर्डर आ रहे हैं मेरे को, भाई अमेरिका के लोग पागल हो गए मेरे केचप के ब्रांड के लिए, वो मंगा रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें इंपोर्ट कर रही हूँ, वो मेरे को फॉरेन एक्सचेंज में मैं कमाई कर रही हूँ अपनी, तो उनके पास केचप जाएगी तो दे कैन सी द बॉटल ना, विजिबल होगा ना, दे कैन टच इट, दे कैन यूज़ इट। ठीक है, तो वो आ जाता है विजिबल इंपोर्ट्स के अंदर कि भाई मेरी केचप की फैक्ट्री बहुत वर्ल्ड फेमस हो चुकी है, मेरा ब्रांड बहुत वर्ल्ड फेमस हो चुका है, पूरे देश में बिक रहा है वो। ठीक है, तो जब मैंने उनको वो गुड भेजा तो वो विजिबल इंपोर्ट होगा, बाहर जब बेचोगे तो इंपोर्ट। और जब मैंने मंगाया अपने लिए साउथ कोरिया से परफ्यूम और एनी मेकअप और एनी क्लोथ्स और समथिंग लाइक दैट, या आईफोन मंगाया मैंने दुबई से अपने लिए, वो क्या आ गया, विजिबल एक्सपोर्ट। ठीक है, तो दीज इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड विच कैन बी सीन, टच्ड एंड मेजर्ड। मेरी केचप की बोतल को आप मेजर भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, दुबई वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फर्टिलाइजर। अब ऐसा नहीं है कि ये तो मैं खाली इंडिविजुअल लेवल पे बात करी थी, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट कराती है और इंपोर्ट भी करवाती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे कुछ ऐसी एग्रीकल्चर की भी कुछ चीज़ें होती है जो हमारे यहाँ नहीं उगती, तो हम वो बाहर से मंगवाएंगे। ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर की बहुत सारा चीज़ें उगती हैं, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, हम 10th में पढ़ते हैं, बहुत सारे चीज़ों के जो है लार्जेस्ट इंडिया में प्रोड्यूस करा जाता है, तो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स आता है बीओपी के अंदर। दूसरी चीज़ बीओपी के अंदर क्या आती है, सर्विसेज। वॉट इज सर्विसेज, जो आप देख नहीं सकते हो। जैसे आई एम टीचिंग, मैं हो गई भाई वर्ल्ड फेमस। ठीक है, मुझसे दुबई के बच्चे, अमेरिका के बच्चे, दे वांट कि हाँ भाई सिमरन दीदी हमें को पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा है, पॉलिटिकल पढ़ा है। ठीक है, मेरी क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे, मैं उनको पढ़ा रही हूँ, तो आई एम गिविंग सर्विस, मैं पढ़ा रही हूँ उनको। ठीक है, तो कोई गुड तो नहीं है इसमें, आई एम टीचिंग एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं। ठीक है, कि समझा पा रही हूँ मैं लोगों को, तो वो सर्विस जो हो गई, जो मैंने बाहर के बैठे देश में बैठे हुए बच्चों को दी है, तो वो क्या हो गई, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट कराई जाती है, जैसे कि इंपोर्ट करवाई जाती है काफ़ी सर्विस। जैसे बैंकिंग की सर्विसेज, ऐसा होता है कई बार कि इंडिया का जो है, इंडिया के बैंक्स जो है ना, इंडिया में काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, वो बाहर के देश की जो फर्म्स होती है, अमेरिका की कोई फर्म हो गई, फ्रांस की कोई फर्म हो गई, उनका अकाउंट संभाल रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे बैंक में काम चल रहा है। बीओपीज जो आप देखते हो ना, बीओपी वो कह रही हूँ मैं, वो होती है कॉल सेंटर, और वो कहते हैं उसको एक बीओपी कहते हैं शायद से, उनको भी एक और नाम होता है कॉल सेंटर्स का। ठीक है, तो वो जो होते हैं
उनमें क्या होता है, आउटसोर्सिंग की सर्विस दी जाती है। नाउ व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग तुमने देखा है वो डोमिनोज का जैसे वो होता है, हम कॉल लगा के ऑर्डर देते हैं अपना कि जी हमें ये खाने को मंगाना है। तो कई बार हमने सुना है कि बाहर के देश के भी हमारे यहाँ पे उनके सेंटर्स बने हुए हैं, बाहर के देश में भी जब ऑर्डर आ रहा होता है, कोई इंडियन ऑर्डर रिसीव कर रहा होता है बट दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एक्सेंट, तो हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। अब मैं कह रही हूँ मेरी वो केचप वाली कंपनी है ना, बहुत वर्ल्ड फेमस हो गई, तो मैं चाह रही हूँ मैं वर्ल्ड फेमस किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से ऐड बनवाऊंगी। मैंने सोचा मैं इंडिया में से ऐड नहीं बनवा रही हूँ, मैं बाहर के देश की कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है उसको मैंने हायर करा कि आप मेरे लिए ऐड बनाओगे। तो मैं उसकी सर्विस क्या कर रही हूँ, इस समय पे मैं उसकी सर्विस एक्सपोर्ट कर रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ ऐड बनाना, कोई प्रोडक्ट थोड़ी दिख रहा है, ऐड बना रहा है वो मेरे लिए, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। These include all type of services which cannot be seen, touched, measure, but only be felt, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग इसमें मेंशन कर सकते हो, जो कॉल सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और वो हो गया हमारा, जैसे मैंने कहा ऐड बनवाना, ठीक है, ऐसे बहुत सारी आ सकती है। देन आता है हमारा, इसमें सर्विसेज समझ में आ गया, विजिबल एक्सपोर्ट होता है और ये सर्विसेज को इनविजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सर्विसेज। थर्ड पे आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मतलब एक तरफा ट्रांसफ़र। मेरी चाची बड़ी प्यारी, मेरा चाची आई दुबई से, ले सिमरन आईफोन, मेरा भाई रहता है दुबई, ठीक है, मेरे भैया दुबई से आए, ले सिमरन ये तेरे लिए वो लाया हूँ मैं, क्या कहते हैं, ले मैकबुक लेकर आया हूँ मैं तेरे लिए, ठीक है। मेरी कज़न रहती है साउथ कोरिया, वो मेरे लिए बार बार के मेकअप ले आई वहाँ से, वो मेरे लिए बहुत सारे परफ्यूम्स ले आई, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड गई पेरिस, मेरे लिए शनेल का बैग ले आई। तो क्या है वो, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है, फ्री फंड में जो मिल जाता है ना, गिफ्ट जो होगा वो हो गया, ठीक है। मेरे पे खूब सारा पैसा आ गया, मैं बाहर गई हूँ किसी जो है, मैं गई हूँ बाहर, मैं भी अपने दोस्तों को फ्री फंड में गिफ्ट बांट आई हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, जो गिफ्ट होते हैं इसमें, ठीक है। तो दीज इंक्लूड गिफ्ट्स। गवर्नमेंट इसमें ग्रांट्स देती है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है समझ लो हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भूटान को, या आप मान लो हमारा कोई पड़ोसी देश हो जिससे हमारे अच्छे रिलेशन हो, उन्हें ग्रांट दे दी, उन्हें कुछ पैसे ग्रांट करे, या उनके यहाँ जाके कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी करी, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, हमने अपनी मर्जी से उनको ग्रांट करा है। या फिर डोनेशंस इसमें आती हैं, काफ़ी सारी डोनेशंस जो होती है ना वो इसमें आ जाती है। जैसे कहीं किसी कंट्री पे कोई आपदा आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो हमने उनको डोनेट करा पैसा, तो क्या हुआ, वो हमने उन्हें डोनेट करा, तो वो डोनेशंस हमारी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में आएंगी। स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है। पेरेंट्स स्पेंडिंग मनी टू ऑन चाइल्ड, जो जैसे बच्चे बाहर जाके सेटल हो जाते हैं ना, पढ़ने जाते हैं बाहर और घर मम्मी पापा से पैसे मंगाते हैं, तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है। यूनिलेटरल ट्रांसफर ही तो है, बदले में तुम थोड़ी खुद दोगे माता पिता को, वो तुम्हें पैसे भिजवा रहे हैं, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट समझ में आ गया बीओपी का। पहला विजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड, जिसमें मेरा केचप का ब्रांड याद है। विजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जिसमें मैंने कहा मैंने ऐड जो बनवाया है वो इंपोर्ट कराया मैंने सर्विस, या मुझसे बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल, तो वो हो गई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। थर्ड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, मेरे को मिला आईफोन मेरी चाची से फ्री फंड में दुबई से, तो वो क्या हुआ, इंपोर्ट करा के लाई, मेरे को फ्री फंड में दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया आपका, ये कैपिटल ट्रांसफर। तो दिस इंक्लूड्स कैपिटल रिसिप्ट्स सच एज परचेज और सेल ऑफ एसेट्स, बोरोइंग और लेंडिंग एक्सेट्रा। अब ये जो कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं इनमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो कैपिटल ट्रांसफर में क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, कैपिटल ट्रांसफर में क्या है, कोई एसेट खरीद लेना। एसेट खरीदना मतलब क्या हुआ, सपोज करो मैं यूएसए गई, मैं यूएसए के न्यूयॉर्क में गई और वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीद ली कि यहाँ पर केचप की फैक्ट्री लगाऊंगी, तो मैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कराई, मैंने वहाँ पर एसेट खरीद लिया, तो ये कैपिटल ट्रांसफर में आ जाएगा, ठीक है। बोरोइंग, मैं गई वहाँ पर यूएसए में, मेरे को एक इन्वेस्टर मिला, मैंने उसे कहा भाई मुझे पैसे दे दे, मेरी केचप की फैक्ट्री में तू इन्वेस्ट कर दे, उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो मैंने उससे बोरो कर लिया, पैसे लेंड कर लिए, उसके बदले में उसने मेरी कंपनी का कुछ हिस्सा ले लिया। वो शार्क टैंक में आप सीखते हो ना कि इन्वेस्टर्स कुछ वो दे देते हैं कंपनी में से, ठीक है, तो वो हो गया हमारा। तो उसने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर दी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि आपने अपनी कंपनी का कुछ शेयर बेचा है, पूरा नहीं बेचा, उसका नाम नहीं हो जाएगा, बट कुछ शेयर बेच दिए, उसके बदले में उसने आपको पैसे दिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। या फिर मैंने क्या करा, सिंपल लोन ले लिया, जाके बाहर गई मैं, बाहर फॉरेन कंट्री में कोई बैंक था, उसने मुझे लोन दे दिया, मैंने लोन ले लिया अपनी केचप की फैक्ट्री को और बढ़िया करने के लिए। परचेजिंग शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, मैं गई वहाँ फॉरेन कंपनी में, मुझे लगा यार ये कंपनी बढ़िया लग रही है, मेरे पे बहुत पैसा है, मैं इसके शेयर्स खरीद लेती हूँ, मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। या तुमने एप्पल के शेयर्स खरीदे, किसी के शेयर खरीद लिए, किसी के शेयर खरीद लिए, ये आता है कैपिटल ट्रांसफर में। लोन टेकन बाय इंडियन कंपनीज फ्रॉम फॉरेन बैंक, ये है ना मेरी कंपनी है, मैंने फॉरेन किसी बैंक से लोन ले लिया, ये आता है कैपिटल ट्रांसफर में। तो कैपिटल ट्रांसफर में यूजुअली
यूजुअली क्या आता है, बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग क्या, पैसे आप उधार ले रहे हो, और इन्वेस्टमेंट क्या, आप जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। ये दो चीज़ें कैपिटल ट्रांसफर्स में आती है, ठीक है जी। तो कंपोनेंट समझ गए आप बीओपी के। अब आते हैं अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने से पहले एज आई हैव टोल्ड यू, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, डेबिट साइड होती है। अब क्रेडिट साइड में क्या होते हैं, सारे इनफ्लोज जो है रिकॉर्ड करे जाते हैं। जितना भी पैसा नहीं कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे यहाँ पे, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज देश के अंदर इनफ्लो के आएगा वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, मैंने एक्सपोर्ट करा अपना केचप के ब्रांड का बहुत सारा जो है, मैंने एक प्रोडक्ट सेंड करा, तो उसके बदले में मुझे फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, तो वो क्रेडिट साइड में जो है इंक्लूड होगा। वहीं पे मैंने क्या करा, मैंने वो जो केचप बनाई थी ना, तो केचप की मैंने बड़ी अलग से टाइप की बॉटल्स जो है ना वो इम्पोर्ट करवाई थी। बॉटल मिलती है फ्रांस में सुंदर सुंदर, वो मैंने बड़ी 200-300 जो है समझ लो 2-3 हज़ार बॉटल मैंने इंपोर्ट कराई थी। तो जब मैं इंपोर्ट कराऊंगी तो फ्रांस वालों को फॉरेन एक्सचेंज में ही पे करूंगी, तो पे करेंगे मतलब कंट्री से पैसा बाहर जाएगा, तो वो जो है रजिस्टर होगा इस पे डेबिट साइड पे। तो आपको ऐसे याद रखना है, क्रेडिट कम्स इन, डेबिट गोज आउट। डेबिट मतलब ऐसा डेबिट का डी होता है ना, तो उसको ऐसे सिर्फ इसके लिए ऐसे लर्न कर लो, क्रेडिट कम्स इन, क्रेडिट सी से कम्स इन। तो यानी कि जब पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो क्रेडिट होगा। डेबिट गोज आउट, डेबिट क्या हुआ, जा रहा है पैसा, मैंने कोई चीज़ आपने खरीदी, उसके बदले में आपको पैसा देना होगा, ठीक है। तो जो वो बाहर जाएगा, आपने बहुत सारे इंपोर्ट करवाई, आप हमारी कंट्री ने बहुत सारा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कराया अमेरिका से, बदले में पेमेंट करनी होगी, पैसा कंट्री से बाहर जाएगा। डोर से चीज़ बाहर जाती है ना, डोर होता है DOR, डोर हमारा दरवाज़ा, तो डी से डोर हो गया, डी से डेबिट हो गया, गोज आउट। तो जितना भी पैसा देश से बाहर जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट हो रही है, आउटफ्लो डेबिट साइड पे होता है और इनफ्लो क्रेडिट साइड पे। अब जब भी कोई चीज़ जो है ना, जब भी कोई चीज़ जा रही है, पैसा पे करने किसे अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता ना इतनी पेमेंट करना, तो उसको हम कह देंगे नेगेटिव साइड। ऐसे कुछ ऐसे लर्न कर लो, बड़ी वो होता है ना, दुख होता है ना, अरे यार चीज़ मिल जाती है तो बड़ी खुशी होती है, बट पैसा पे करने में लगता है। तो डेबिट गोज आउट है आपका, डेबिट में आउटफ्लोज होते हैं, जो भी आउटफ्लोज होते हैं उन्हें हम नेगेटिव साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और जब भी पैसे आते हैं हमारे पास, हमारी कोई चीज़ बिकी एंड वी हैव अर्नड, हार्ड अर्न मनी होता है, तो हम बहुत खुश होते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव साइड कहते हैं। तो वो हमारी पॉजिटिव साइड हो गई। तो जो हमारा BOP होता है वो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को रिकॉर्ड करता है। क्रेडिट साइड में सारे इनफ्लोज, क्रेडिट कम्स इन, सारे इनफ्लोज रिकॉर्ड कर जाती है, पॉजिटिव साइड होती है। डेबिट साइड में सारे आउटफ्लोज रिकॉर्ड कर जाते हैं, ये सारा पैसा जो देश से बाहर जा रहा है, पैसा नहीं फॉरेन एक्सचेंज, उससे रिकॉर्ड करता है, ये नेगेटिव साइड होती है, ठीक है जी। आप समझ में आ गया आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट कैसे बनता है। अब आपको जानने अकाउंट होते कौन कौन से हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो बेसिकली 3 अकाउंट होते हैं इसके। सबसे पहला होता है आपका करंट अकाउंट, नेक्स्ट होता है इसका कैपिटल अकाउंट, एक और होता है एरर्स एंड ओमिशन अकाउंट, वो मैं तुम्हें एक आध लाइन में बता दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो जो 3 चीज़ें मैंने बताई है ना, मैं तुम्हें सिंपल बता देती हूँ। करंट अकाउंट में क्या है, जो वो करा था ना हमने, विजिबल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड, ये 4 कॉम्पोनेंट पढ़े थे हमने BOP के। दूसरा क्या था, विजिबल, इनविजिबल था ये, इनविजिबल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ये सेकेंड हमारा था। तीसरा था यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, वो फ्री फंड के गिफ्ट जो हमने सोचे थे, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। चौथा था कैपिटल ट्रांसफ़र, ठीक है, याद है कैपिटल ट्रांसफर, शेयर खरीद लेना, बाहर जाके ज़मीनें खरीद लेना, ये सब बड़े बड़े एग्जांपल में दे रही थी तुम्हें। तो ये 1, 2, 3 स्टार्टिंग के जो 3 हैं, विजिबल, इंपोर्ट्स यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र फ्री फंड के गिफ्ट, ये तो करंट अकाउंट का हिस्सा बन जाते हैं शुरू के 3 वाले। जो ये आखिरी है कैपिटल ट्रांसफर्स, जिसमें एसेट खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो है आपका क्या गुआता आपका कैपिटल अकाउंट में। तो नाम से समझ जाओ ना, कैपिटल वाला कैपिटल अकाउंट में, बाकी तीनों करंट अकाउंट के बच्चे हैं, ठीक है जी। अब करंट अकाउंट को जानते हैं। तो करंट अकाउंट क्या है, ये देखो CBSE के स्टडी मटेरियल में बहुत बढ़िया सीखी मैंने। द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड, जैसे विजिबल आइटम कहेंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये है सिंपल करंट अकाउंट, लिख देना नंबर मिल जाएंगे। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इट रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांसफर्स बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट, हम लोग, ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेज चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। इसमें आपको ये लिखना होगा, ये वो रिकॉर्ड्स लिखता है जो चेंज लाते हैं
एसेट्स में और लाइबिलिटी में। एसेट्स मतलब बढ़िया होते हैं एसेट्स गाइस, हमारे लिए एसेट खरीदोगे आप अमीर हो रहे हो, एसेट बनना इज़ अ गुड थिंग, लाइबिलिटी बनना इज़ अ बैड थिंग। लाइबिलिटी मतलब बोझ आ गया, तुम जब लोन लेते हो किसी से, अगर तुमने लोन लिया कुछ पैसों का तो तुम्हारे पे लाइबिलिटी आ गई, तुमने बोरो कर लिया, अब प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, इंटरेस्ट अमाउंट भी देना है। तो ये जो वो अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट में, वो ट्रांजैक्शंस करी जाती हैं जो एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंज लाते हैं। या तो एसेट बेचा होगा या खरीदा होगा, या बोरोइंग करी होगी या किसी को लोन दिया होगा, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। क्या क्या आता है इसमें? सबसे पहले आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लॉस, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। 3 कंपोनेंट हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स ही डिटेल में पढ़ाती हूँ, ये तो तुम समझ ही गए ना करंट अकाउंट के क्या क्या है। एक बार चलो इसे भी देख लेते हैं डिटेल में, सब गिवन है। बाद में ये जो है ना ये बुकलेट, इसकी टेंशन मत लो, ये मैंने पूरी की पूरी पेस्ट कर दी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। ये हो गया आपका करंट अकाउंट के क्या क्या मेंबर्स हो गए, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स, वो हो गई यूनिलेटर ट्रांसफर को कह रहे हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। वो याद है ना फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम थी ना वो फ्री फंड की इनकम, वही आ गई ना ये, ठीक है जी। तो इसके कंपोनेंट्स हो गए विजिबल इंपोर्ट, इनविजिबल इंपोर्ट, यूनिलेटर ट्रांसफर, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे गिवन है, एंट्रीज भी लिख रखी है मैंने यहाँ पे, रीड कर लेना। क्रेडिट एंट्रीज कहाँ होंगी, डेबिट एंट्रीज कहाँ होंगी। जब करंट अकाउंट बनाएंगे हम, करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आ रहा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ रहा है, और वो आ रहा है यूनिलेटर ट्रांसफर आ रहा है, और सर्विसेज का आ रहा है। तो क्रेडिट साइड मतलब क्या है, पैसा का आना, डेबिट साइड पैसे का जाना। तो जब मैंने एक्सपोर्ट करा अपना केचप का ब्रांड, फॉरेन एक्सचेंज आया, तो वो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। मैंने इंपोर्ट करवाई एजेंसी से, वो ऐड बनवाया, ऐड बनवाने के पैसे उन्होंने मांगे, मैंने फॉरेन एक्सचेंज में पे करा, तो भैया क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा है, या चलो कह दो मैंने वहाँ से आईफोन मंगाया, पैसा दिया, तो भैया इंपोर्ट ऑफ गुड, डेबिट एंट्री, माइनस वाली साइड पे गया। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा की नॉन फैक्टर सर्विस हमने एक्सपोर्ट करी, हमारी किसी कंपनी ने बाहर के देशों को ये सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट करी, तो एक्सपोर्ट करिए तो हमें पैसा मिलेगा, तो क्रेडिट एंट्री हो गई। इंपोर्ट कराई ये सर्विसेज, तो डेबिट एंट्री हो गई। फैक्टर सर्विसेज एक्सपोर्टेड बाय डॉक्टर, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, हमारे आगे डॉक्टरों ने, इंजीनियर ने और साइंटिस्ट ने बाहर के देश को अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करी, तो उनको पैसा मिलेगा क्रेडिट साइड पे। हमने उनसे सर्विस रेंडर करी, डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन गवर्नमेंट ऑन एम्बेसीज एंड स्टाफ, ठीक है। फॉरेन गवर्नमेंट ने हमारी एम्बेसीज पे, हमारे यहाँ एम्बेसीज पे और स्टाफ पे जो है जब वो करेंगे, तो ये आएगा हमारे को इनफ्लो ऑफ मनी आएगा यहाँ पे। उनकी एम्बेसी हमारी कंट्री में, यहाँ पे खर्चा करो तो पैसे हमारी कंट्री में ही तो आएगा। एक्सपेंडिचर बाय डोमेस्टिक गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने फॉरेन एम्बेसीज एंड स्टाफ पे कोई खर्चा करा, इनफ्लो, इसमें क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये देख लिया। अब ये देखो, डोनेशन, गिफ्ट्स, रेमिटेंस एक्सेट्रा रिसीव बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट, हमें कोई गिफ्ट मिला, डोनेशन मिली, रेमिटेंस मिला, ये क्या हो गया, हमारा क्रेडिट एंट्री हो गया। हमारे यहाँ से हमने पे करा, डोनेशन, गिफ्ट, डोनेशन दी है, गिफ्ट दिया है, रेमिटेंस भेजा है बाहर, वो आ गया आपकी डेबिट एंट्री। तो क्रेडिट एंट्री, डेबिट एंट्री भी होगी आपकी अपने करंट अकाउंट की। अब आते दूसरे अकाउंट पे, इसके भाई पे, कैपिटल अकाउंट। इट रेफर्स टू द अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजैक्शन बिटवीन द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड विच अफेक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट, हाउएवर इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इनकम एंड आउटपुट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है जी। क्या क्या इसके मेंबर्स होते हैं, क्या क्या मेंबर होते हैं कैपिटल अकाउंट के? कैपिटल अकाउंट के सबसे पहला मेंबर होता है बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड एंड लेंडिंग टू अब्रॉड, ठीक है। बोरो करना मतलब कर्ज लेना, लेंड करना मतलब कर्ज देना। सबसे पहले होता है इसमें प्राइवेट ट्रांजैक्शंस एंड ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। प्राइवेट ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जैसे कोई मेरी प्राइवेट कंपनी है, मैं प्राइवेट हूँ ना, मेरी केचप की फैक्ट्री प्राइवेट है, गवर्नमेंट का कोई रोल थोड़ी उसमें, मेरी एक फैक्ट्री है। तो जब कोई प्राइवेट कंपनी लोन लेती है बाहर के देश से, या लोन देती है बाहर के देश को, जैसे मैंने कहीं पे जाके लोन दे दिया किसी को, तो वो क्या होता है हमारा, वो हो गया हमारा प्राइवेट ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन क्या हो गया, जो हमारी गवर्नमेंट ने एक कंट्री से लोन लिया, गवर्नमेंट ने अमेरिका से लोन लिया और नेपाल को लोन दिया, तो ये किस में आएगा आपका ऑफिशियल ट्रांजैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड एंड फ्रॉम अब्रॉड। जैसे इसमें आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक देश के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारे यहाँ तुमने देखा आजकल क्या है, हर एक कंपनी का ब्रांड खुला हुआ है इंडिया में, ये डोमिनोज लो, मैकडोनल्ड्स लो, ये एडिडास
वीज़ाज़ लो, ये लो, ये वो लो, बाहर के बड़े बड़े ब्रांड आके हमारे यहाँ पे सेटल हुए। क्यों? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हमने उन्हें परमिशन दी थी, आ जाओ लगा लो हमारे यहाँ पे अपना ब्रांड आप, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, कोई कंट्री हमारे आई, अपना नाम लगे, उसने अपनी पूरी की पूरी कंपनी खोल दी यहाँ पे, अब तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई। तो या फिर और ऐसा भी हो सकता है, मैं चली जाऊँ वहाँ अपनी केचप फैक्ट्री लेके, मैं वहाँ अपना पूरा का पूरा ब्रांड खोल लूँ, बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो वो मेरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई कि मैं वहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नाउ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कुछ शेयर्स खरीद लिए जाए। जैसे क्या हुआ, मेरी जो केचप की कंपनी है उसमें कोई बाहर से बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उनमें बहुत सारा पैसा है, उन्होंने कहा भाई आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, मतलब कुछ शेयर्स मेरे खरीद लिए। तो ऐसा थोड़ी है मेरी कंपनी उनके नाम की हो जाएगी, नहीं। अब एडिडास है तो एडिडास नाम से चल रही है, वो अपना नाम चला रहे हैं, बट मेरे केचप के ब्रांड में अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आगे इन्वेस्ट कर रहा है तो ये थोड़ी मैं अपना नाम ही दे दूँ कि उनको, नहीं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी, वो उन्होंने अपना शेयर ले लिया और उनको प्रॉफिट जो है वो शेयर करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट चाहे बाहर की किसी कंट्री की ने आके हमारे यहाँ पे किसी कंपनी में करी हो, या हम लोग जाके बाहर करें, हमारे यहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, जो बाहर की कंपनियों में जाके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है। तो समझ गए अब आप, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर एंड बॉन्ड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। ओनरशिप राइट्स आर विद द डोमेस्टिक कंपनी। जैसे मेरी बोतल की फैक्ट्री ना, वो केचप की ओनरशिप मेरी है, केचप की फैक्ट्री मेरी रहेगी, बाहर के इन्वेस्टर्स ने आके कुछ शेयर खरीद लिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ओनरशिप द एंटरप्राइजेस जो होती है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी, जैसे कि ये मैकडॉनल्ड हो गया, ये सब फॉरेन कंपनीज है, ये सब एमएनसी, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है, वो उनकी है, उनके नाम से चल रही है यहाँ पे। ठीक है। लास्ट होता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लास्ट इसमें आता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो होता है वो भी हम कैपिटल अकाउंट में ही देखते हैं। ठीक है जी, समझ गए आप, सारा कंप्लीट हो गया आपका कैपिटल अकाउंट भी। अब इसकी क्रेडिट एंट्रीज और इसकी डेबिट एंट्रीज देख लो। जब भी लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि इसमें लोन आते हैं ना, तो अगर लोन कोई गवर्नमेंट हमें दे रही है तो पैसा आएगा हमारे पास में, तो क्रेडिट साइड में। हम किसी को लोन देंगे, चाहे लोन देना अच्छा है लोन लेने से, बट फिर भी वो हमारा इस पे आएगा डेबिट साइड पे, तो यह पैसा तो गया ना देश से बाहर। लोन रिसीव फ्रॉम जो आगे इंस्टीट्यूशन, रीपेमेंट ऑफ लोन, जब अगर हम रीपे कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का लोन, इवन दो इट इज़ अ गुड थिंग, बट ये माइनस में जाएगी ना डेबिट एंट्रीज के अंदर। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, किसी ने आके इन्वेस्ट कर दिया, मेरी केचप ब्रांड में इन्वेस्ट करा तो पैसा इनफ्लो होगा। मैंने बाहर जाके किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉरेन कंपनी। इनफ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल हमारे यहाँ आई है, आउटफ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल बाहर गई है। ठीक है, समझ गए। एक अकाउंटिस्ट का और होता है एरर्स एंड ओमिशन होता है। ठीक है। और एक ये भी होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इसको भी पढ़ लो क्या होता है ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आर गवर्नमेंट ओन assets. The official reserve account represent only purchase and sale by central government या फिर central bank of the country यानी कि RBI. The changes in official reserve are necessary to account the deficit or surplus in the balance of payment. अभी official reserve account क्या होता है, जब आप balance of payment का अभी पढ़ोगे ना, imbalances कि balance of payment को ना इक्वल रखना होता है कि भाई क्रेडिट साइड डेबिट साइड इक्वल रहे, बट कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार क्रेडिट ज़्यादा हो जाता है, डेबिट कम होता है, कई बार डेबिट ज़्यादा हो जाता है, क्रेडिट कम होता है, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखना होता है। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट खोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर आरबीआई जी आते हैं, सारे बैंकर्स के बैंक आरबीआई आते हैं, और आरबीआई कुछ टैक्टिक्स लगा के इक्विलिब्रियम में लाते हो हमारे बीओपी को। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट सिर्फ और सिर्फ हमारा आरबीआई खोलता है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट रिप्रेजेंट ओनली परचेज एंड सेल बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज आरबीआई. The changes in official reserves are necessary to account for the deficit and surplus in BOP. डेफिसिट और सरप्लस हटाने के लिए करना पड़ता है। एक ये एरर ओमिशन भी होता है। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, बताओ एरर एंड ओमिशन क्या अकाउंट होता है। मैंने सब करा दिया, कोई भी चांस हो कभी पूछ लिया जाए वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, आ गया समझ में। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यही अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है तो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल जब होता है उसको हम कहते हैं बैलेंस बीओपी। बैलेंस बीओपी क्या, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल है, जितना इनफ्लो हुआ फॉरेन एक्सचेंज का जितना आउटफ्लो हुआ इक्वल आ गया, तो वो हो गया। यहाँ पे डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड होती है, ये होता है हमारा बैलेंस बीओपी। सरप्लस बीओपी क्या होता है, जब कमाई ज़्यादा हुई है, क्रेडिट साइड ज़्यादा, डेबिट साइड कम, यानी कि खर्चा कम हुआ है, आउटफ्लो कम हुआ है और इनफ्लो ज़्यादा हुआ है, तो उसे कहते हैं सरप्लस बीओपी। इट इज़ व्हेन रेसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन द पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सी इज ग्रेटर देन डी। बढ़िया चीज़ है ये भैया कंट्री के लिए। तो इसमें ये गलत लिखा है यहाँ पे डेबिट साइड आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है और क्रेडिट साइड
इनफ्लो कम हुआ है। आउटफ्लो मतलब क्या हो गया, पेमेंट करना फॉरेन एक्सचेंज में। इनफ्लो मतलब क्या हो गया, जो रेसिप्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट ज़्यादा हो जाता है, पैसा बाहर ज़्यादा गया, आउटफ्लो ज़्यादा हुआ, क्रेडिट कम हुआ, कमाई कम हुई, इसको कहते हैं हम डेफिसिट बीओपी। अब हमारी गवर्नमेंट का काम है कि डीओपी ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा, बीओपी सॉरी, ना ही ऐसा होना चाहिए कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ना ही होना चाहिए कि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, सरप्लस बीओपी भी नहीं होना चाहिए। हमारा बीओपी होना चाहिए ऐसा, डी इज इक्वल टू सी, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो उसके लिए मैंने बताया आपको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है एंड ऑल दैट, ठीक है जी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑटो इक्विलिब्रियम बीओपी वही हो गया, डी इज इक्वल टू सी। अब आते हैं, एक देख लो यहाँ पे डिफरेंस गिवन है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का पूरा डिफरेंस गिवन है, इसके सारे मेंबर्स एंड ऑल दैट क्या क्या आता है ये आप रीड कर सकते हो, गिवन है पीडीएफ में। ओके, अब इतना समझ गए आप, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी समझ गए, डेफिसिट्स भी समझ चुके हो। एक टॉपिक सबसे लास्ट में कराऊंगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होता है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कंट्री पे। उससे पहले हमारे को ये पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो आइटम्स, ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, ये क्या होती हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो टाइप की आइटम्स होती हैं, एक होती है ऑटोनोमस आइटम्स जिन्हें अबव द लाइन आइटम्स कहा जाता है, एक होती है जो है हमारी बिलो द लाइन आइटम्स जिन्हें अकोमोडेटिव आइटम्स कहा जाता है। इनके ऊपर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती है, रीड करो डेफिनेशन, आपको समझ आ जाएगा। ऑटोनोमस आइटम्स आर दोज आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की वो आइटम्स है विच आर रिलेटेड टू सच ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, इकोनॉमिक हो रहा है ऑब्वियसली, वो उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है डेट आर डिटरमाइंड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए हो रही है एंड नॉट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये वो आइटम है जो प्रॉफिट का सोच के करी गई है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए नहीं कही गई है। इक्विलिब्रियम मेंटेन क्यों करना पड़ता है, मैंने अभी आपको बताया, जब भी डेफिसिट हो जाए बीओपी के अंदर या सरप्लस हो जाए, ऐसा हो कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल ना हो, तो हमारा आरबीआई आके उसे इक्विलिब्रियम में लाता है। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड में जब इक्विलिब्रियम नहीं होता तो आरबीआई आके उसे इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। बट जो अकोमोडेटिव, जो हमारी ऑटोनॉमस आइटम है, सॉरी अकोमोडेटिव कह दिया, जो हमारी ऑटोनॉमस आइटम जो है, इसमें सिर्फ वही आइटम्स इंक्लूड होती है जो प्रॉफिट, दिमाग में प्रॉफिट सोच के जो आइटम्स जो है हमने ट्रांजैक्शंस करे हैं वो इसमें रिकॉर्ड होती है। जैसे कि जो है कौन कौन सी आइटम आपने प्रॉफिट सोच के करा होगा, एग्जाम्पल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब मैंने कोई गुड बेचा या जब मैंने कोई गुड इम्पोर्ट कराया, ठीक है, तो वो किस लिए कराते हैं, हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हम प्रॉफिट के लिए कराते हैं कि यार ये बाहर से मंगाते हैं, हमारे को सस्ता पड़ जाएगा, इसे इंडिया में बेचेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, ये चीज़ हम अपनी बाहर भेज देते हैं, प्रॉफिट मोटिव से करते हैं। सर्विसेज अगर हम बाहर से ले रहे हैं या बाहर सर्विसेज दे रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से होता है। तो ऑटोनॉमस आइटम में वो आ जाएगा, विजिबल इम्पोर्ट, विजिबल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाला वो सब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वगैरह ये सब आता है हमारा किस में, ये सब ऑटोनॉमस आइटम्स होती है हमारी, ठीक है। रेसिपेंट्स ऑफ लोन, यानी कि जो लोन हम लेते हैं, जो लोन हमें दिया, किसी बाहर की कंपनी ने दिया, बैंक ने दिया, जो लोन रिसीव होता है, रिसीव क्यों करते हो आप, कोई लोन क्यों लेते हो, ज़्यादातर हर कोई इंसान प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लेता है, तो जो भी लोन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया जाता है वो हम ऑटोनॉमस आइटम में कंसिडर करते हैं। एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन रीपे कर दिया, तब आपका पैसा तो गया, एंट्री तो वो डेबिट साइड में होगी, पैसा देश से बाहर जाएगा, बट दैट देन ऑल्सो इट इज़ गुड, इंटरेस्ट अमाउंट तो आगे नहीं भरना पड़ेगा। तो ऑटोनॉमस आइटम में वो आइटम्स आती हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से होती है। दीज आर अबव द लाइन आइटम्स, इन्हें अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं। डिड टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमम, इनका मोटिव ही होता है इन्हें करने का कि भाई ये करेंगे तो हमारा फायदा होगा। दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट, दे टेक प्लेस बोथ ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट के भी होते, करंट अकाउंट की भी देख लो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करंट अकाउंट की आइटम है और रीपेमेंट ऑफ लोन और रेसिपेंट ऑफ लोन ये कैपिटल अकाउंट की आइटम है। तो ऑटोनॉमस अकाउंट में दोनों की ही आइटम्स होती हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस आइटम दोनों से आती है। अब आते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स पे। ना अकोमोडेटिंग आइटम, अकोमोडेट करना, नाम से ही समझ में आ रहा है, अकोमोडेशन है भाई, कोई जुगाड़ करना है, कोई कुछ फैसले कराने हैं, अकोमोडेट करना है किसी को, ठीक है। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती ही वो आइटम्स है विच आर मेंट टू रिस्टोर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो इम्बैलेंस हो जाता है ना बीओपी में कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हो रही, तो जो भी जो है ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए, दैट ट्रांजैक्शंस आर नोन एज हमारा अकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है। इनको बिलो द लाइन आइटम्स कहा जाता है। टेक प्लेस टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी, यही तो काम है इन्हें। बीओपी के इम्बैलेंस को क्या कहते हैं, या तो डेफिसिट आएगा बीओपी में,
डेफिसिट मतलब क्या भाई, डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट कम है, या सरप्लस आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम। तो ये इस इम्बैलेंस को टेक ओवर करने के लिए, यानी कि इसे खत्म करने के लिए होती है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, दे टेक प्लेस ओनली कैपिटल अकाउंट, और ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही होती है। और इसका मोटिव क्या होता है, D इज इक्वल टू C करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए BOP को ये करा जाता है। अब ये करा कैसे जाता है, इक्विलिब्रियम करा कैसे जाएगा BOP का, वो बोरोइंग करके लाया जाता है BOP को इक्विलिब्रियम में। जैसे मैंने कहा भाई हमारी डेबिट साइड आ रही है, डेबिट क्या था, खर्चा, हमारा खर्चा आ रहा है 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ ऐसे लिख दिया मैंने, तुम अभी ज़्यादा जज मत करना, ठीक है। सबको हाइपोथेटिकली डॉलर वॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे इस बार में, ठीक है। और हमारा क्रेडिट साइड कमाई कितनी है हमारी, 1500 करोड़ की है, ठीक है। तो इम्बैलेंस आ गया BOP में, डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, ये कौन सा BOP हो गया, ये डेफिसिट BOP हो गया, ठीक है। अब इस डेफिसिट BOP को अगर हमें इक्वल करना है अब हमारी सरकार को, RBI को, तो अब RBI को के पास क्या है, ये इसको अब अकोमोडेट करना है इक्वल करने के लिए। तो RBI पे बस एक ही चांस होता है, बोरोइंग, ठीक है, कि या तो RBI क्या करे, फॉरेन कंट्रीज से जो है 500 जो है 500 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है ना, 500 करोड़ हमने बोरो कर लिए, ठीक है, बोरोइंग कर ली हमने 500 करोड़ की, हमारे पास 500 करोड़ बोरो करते ही वो आया, रिकॉर्ड तो क्रेडिट साइड पे होगी ना, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो गई, इक्वल हो गया BOP 200 करोड़ 200 करोड़, ठीक है। तो अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए होती है BOP को, ठीक है। अब सपोज करो इससे उल्टी सिचुएशन है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, अब यहाँ पे क्या, ये कौन सा है, अब एक और देखो, अब ये डेफिसिट थोड़ी हो गया, ये तो सरप्लस BOP बन गया। क्या कि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट 2000 करोड़ का है, और आपका डेबिट साइड जो है 1500 करोड़ की है, ठीक है। आपका इनफ्लो कितना हुआ, कमाई कितनी हुई है आपकी फॉरेन एक्सचेंज की, 2000 करोड़, आउटफ्लो कितना हुआ है, खर्चे कितने करे आपने फॉरेन एक्सचेंज से, जो है 1500 करोड़ के आउटफ्लो के। तो यहाँ पे ये आ गया आपका कौन सा, सरप्लस BOP की भाई अच्छी कमाई होगी। बट इस ऐसे नहीं छोड़ सकते हम BOP को, हमें BOP को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इक्वल कैसे होगा, BOP इक्वल कैसे होगा, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कोई बाहर, हमारी गवर्नमेंट क्या करे, हमारी गवर्नमेंट ये 2000 करोड़ में से ना 500 करोड़ का कोई एसेट बना दे वहाँ बाहर के देश जाके, ठीक है। और जब एसेट खरीदेंगे तो यहाँ पे 500 करोड़ की एंट्री हो जाएगी कि भाई आउटफ्लो हो गया, बाहर चला गया देश से पैसा, इक्वल आ जाएगा। है ये सब क्यों करा जाता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वो अब आप अकोमोडेटिंग आइटम समझ चुके हो। अब आते हैं हम डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट यू नो, जब क्रेडिट साइड जो है वो छोटी है, डेबिट साइड ज़्यादा हो चुकी है, क्रेडिट कम है, पैसा कमाई कम हुई है फॉरेन एक्सचेंज की, खर्चा फॉरेन एक्सचेंज का ज़्यादा हुआ है, वो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर मोर देन इनफ्लो ऑन सच अकाउंट, ठीक है। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल BOP, या फिर ये सब क्यों, इफ अगर हमारा डेफिसिट BOP होता है उसका कॉज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हमारी कमाई कम हुई है फॉरेन एक्सचेंज की और खर्चा ज़्यादा हुआ है। सबसे पहले इसका होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो मैंने आपको बताया भी था। डेफिसिट BOP ज़्यादातर फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज़ में होती है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, वो खरीदने के लिए हमें डॉलर्स में फॉरेन एक्सचेंज में जो भी है पे करना पड़ता है। इन्फ्लेशन, जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई होती है उस वजह से, जब महंगाई होती है तो फिर कई बार हमें जाके लोन भी लेने पड़ते हैं बाहर की कंट्रीज से, ठीक है। इन्फ्लेशन, दैट इज कंटिन्यूस राइज इन प्राइस ऑफ अ कंट्री मेक्स फॉरेन गुड्स रिलेटिवली चीपर, इट इंक्रीजेस इम्पोर्ट्स विच कॉजेस जो है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हमारी कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत महंगाई हो रही है भैया, डोमेस्टिक गुड्स महंगे पड़े, तो तुम कहोगे बाहर की फैक्ट्रियों के चाइना से सस्ते सामान मंगाओ, वो खरीद लो, तो इम्पोर्ट्स बढ़ गए, पैसा ज़्यादा बाहर गया। इसलिए चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज हो गई डिमांड। हमारे जो डोमेस्टिक गुड है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे, बाहर के गुड ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, इंपोर्ट करवाने चीज़ों को ज़्यादा, वो हो गया। इंपोर्टेड सर्विसेज का ज़्यादा शौक आ गया लोगों को, ठीक है। अपने यहाँ की सर्विसेज पसंद नहीं आ रही, बाहर की आ रही है, ज़्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, इस वजह से इम्बैलेंस आता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से भी डिसबैलेंस होता है BOP, डेफिसिट आ जाता है। अगर कंट्री में डोमेस्टिकली जो है पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी ना हो, अनसर्टेनिटी हो, तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बाहर करनी पसंद करते हैं। किसी कोई बिजनेस
बिजनेसमैन पे बहुत पैसा है और हमारी कंट्री का स्टेबिलिटी नहीं चल रही है पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो वो कहेगा भाई मैं दुबई जाके थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, मैं फ्रांस कर लूँगा, मैं अमेरिका कर लूँगा, यहाँ करने से अच्छा, ठीक है। ड्यू टू अनसर्टेनिटी देयर मे बी अ लार्ज कैपिटल आउटफ्लोज एंड लेसर इनफ्लोज ऑफ फॉरेन फंड्स, इट कैन क्रिएट एडवर्स पोजिशन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनफैक्ट जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा कंट्री का, तो एमएनसीज वगैरह भी यहाँ के इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगी, तो ऑब्वियसली इनफ्लो कम हो गया फॉरेन एक्सचेंज का। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो, यानी कि बार बार गवर्नमेंट बदल रही है, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट, अनस्टेबल टैक्स स्ट्रक्चर। अब भाई इंपोर्ट और इंपोर्ट इन सब पे वो लगते हैं टैरिफ्स, टैक्स लगता है इंपोर्ट पे, कभी कुछ है कभी कुछ है, बार बार गवर्नमेंट बदल रही है, पॉलिसी सही से नहीं बनी हुई है, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हट जाता है कंट्री में से और वो नहीं करते इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी ऐसे समय पे आउटसाइड द इकोनॉमी जाके, बड़े बड़े अमीर अमीर लोग बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। एज अ रिजल्ट एडवर्स पोजीशन क्रिएट होती है बीओपी में। सोशल फैक्टर्स भी, जब कभी चेंज हो जाए टेस्ट प्रेफरेंस, स्टाइल एंड फैशन, पहले भाई मेरे क्या चाहे बड़ी पसंद आ रही थी लोगों को, बाहर वालों को, अब नहीं आ रही, नहीं मेरे से वो जो है वो एक्सपोर्ट करवा रहे, तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा, ठीक है। टेस्ट में, प्रेफरेंस में, फैशन में, स्टाइल में चेंज आता है। सपोज करो हमारे इंडिया का एथनिक वेयर बाहर बहुत फैशन में चल रहा था, सडनली क्या हुआ, इतना फैशन थोड़ा सा चेंज हो गया, आजकल लोग नहीं पहन रहे हैं, तो वो बीओपी में दिखाई देगा कि भाई पहले बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा जा रहा था ट्रेडिशनल क्लोथ्स का, अब खत्म हो गया है, अब नहीं कराया जा रहा है। तो चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन एंड स्टाइल। अ फेवरेबल चेंज फॉर इंपोर्टेड गुड्स इंक्रीज द डिमांड, यानी कि फेवरेबल चेंज हो, अगर हमारी कंट्री के टेस्ट में लोगों का इंटरेस्ट आ जाए, फैशन में इंटरेस्ट आ जाए लोगों का, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, और अगर नहीं रहेगा उनका इंटरेस्ट तो हमारे एक्सपोर्ट जो गिर जाएंगे। अ फेवरेबल चेंज फॉर इंपोर्टेड गुड्स इंक्रीज द डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड लेड टू डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब ऐसा अगर हो गया, हम लोगों का बहुत इंटरेस्ट बन गया किसी इंपोर्टेड गुड में, हम सब वो इंपोर्टेड गुड मंगा रहे हैं, तो उससे हमारे देश का ही तो पैसा बाहर जाता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज गेट इन्फ्लुएंस बाय डेवलप्ड नेशन एंड स्टार्ट अडॉप्टिंग द फॉरेन पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, दिस रिजल्ट इन शार्प राइज इन इंपोर्ट्स लीडिंग टू डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कई बार डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जब हम बाहर के देश को कॉपी करते हैं, बाहर के देश की पॉलिसीज को कॉपी करते हैं, उनके तौर तरीकों को कॉपी करते हैं, उनसे बहुत इंपोर्ट्स करवाने लगते हैं, हमारे से तो वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करा नहीं रहे, तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से भी हमारा बीओपी गिरता है, ठीक है, डेफिसिट में जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब भी कभी किसी कंट्री की पॉपुलेशन एक्सप्लोड करती है तो भी उसका बीओपी डेफिसिट में जाता है, ये तो प्रूवन फैक्ट है, ठीक है जी। तो समझ गए, क्योंकि फिर उनके पास अपनी कंट्री में चीज़ें तो पूरी पड़ेंगी नहीं, इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट ज़्यादा कराओगे आउटफ्लो होगा, बीओपी में डिसबैलेंस आ जाएगा। तो विद दिस ये कंप्लीट हो चुका है। विद दिस गाइज ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, या आप इसे एक अलग चैप्टर भी कंसिडर कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज।